हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख करके पता चल गया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड हर एक कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे सो दैट हम लोग डिटेल में उसकी स्टडी कर सकें। और इस सीरीज़ में मतलब ये जो इंटरनेशनल बिजनेस की पहली वीडियो है, इसकी एक पूरी सीरीज़ आएगी जिसमें आपका जो इंटरनेशनल बिजनेस का कंसेप्ट है वो और अच्छा होता चले जाएगा। इससे रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट्स को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी अपने नोटबुक और पेन के साथ बैठे होंगे सो दैट आप मेरे साथ साथ अपने भी नोट्स बनाते रहें, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इंटरनेशनल बिजनेस, सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है। समझ लीजिए ये एक कंट्री है, ठीक है। अगर बायर और सेलर सेम कंट्री से हैं तो फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक बिजनेस, ठीक है। मतलब उसी कंट्री में ही आपके बायर भी है और सेलर भी है। और जब ये बायर और ये सेलर अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, आपका इंटरनेशनल बिजनेस हो जाता है, ठीक है। अब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इंटरनेशनल बिजनेस रिफर्स टू द ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल और नॉलेज अक्रॉस द नेशनल बाउंड्री। जब आप ट्रेड करते हो गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए या फिर कैपिटल या फिर नॉलेज के लिए अक्रॉस द नेशनल बाउंड्री, ठीक है। आप अपना बॉर्डर क्रॉस करके जब ट्रेड करते हो दूसरी कंट्रीज के साथ तो फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस। देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व्स क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। अब देखिए ये जो इंटरनेशनल बिजनेस है तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा, मतलब हमारे लिए भी इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है। जिसको हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंस है और इसके अलग से भी कुछ मिसलेनियस बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, टू मीट इम्पोर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल नीड्स। देखिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे कंट्री में हमको नहीं मिलती हैं, मतलब हमारी कंट्री के पास वो चीज़ें अवेलेबल नहीं रहती है, ठीक है। तो उन रिसोर्सेज को हमको क्या करना पड़ता है, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे समझ लीजिए कोई भी इंडस्ट्री है, उसको रन करने के लिए प्रॉपर आपको बहुत सारा एल्यूमिनियम चाहिए और एल्यूमिनियम हमारे कंट्री में थोड़ा बहुत ही है, तो आप क्या करोगे, आप दूसरी कंट्री से एल्यूमिनियम को इंपोर्ट करोगे, ठीक है। टू ग्रांट लोन फॉर देयर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे समझ लीजिए आपको ज़रूरत है लोन की, ठीक है, तो आप बाहर से लोन ले लिए या फिर बाहर वालों को लोन की ज़रूरत है तो आप उनको लोन प्रोवाइड कर दिए, ठीक है, ऐसा। फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, नॉर्मल सी बात है, अगर इंटरनेशनल बिजनेस होगा दो कंट्री के बीच में रिलेशंस अच्छे होंगे और इससे इकोनॉमी की ग्रोथ भी होगी। फॉर प्रॉफिटेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे कंट्री में जो नेचुरल रिसोर्सेज है हम लोग तो यूज़ करते ही हैं, ठीक है। और कंट्रीज़ के भी लोग अगर इस नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट में अपने हमको फॉरेन करेंसी प्रोवाइड कर रहा है तो हमारे लिए कुछ भी बुरी बात नहीं है, ये हमारे लिए एक प्रॉफिटेबल सौदा हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इंटरनेशनल बिजनेस अगर होता है तो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है एम्प्लॉयमेंट की। कैसे, अब समझ लीजिए बाहर से कोई जो कंट्री है वो यहाँ पर आके ट्रेड कर रही है तो फिर यहाँ के लोगों से ट्रेड करेगी ना, और जब यहाँ के लोगों से ट्रेड करेगी तो यहाँ की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्रास्प करने की, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट को, वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक। टू इंक्रीज नेशनल इनकम, नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ होगा अगर दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड बढ़ेगा। इंक्रीज इन स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ द पीपल, जब लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगा तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी तो बढ़ेगा। लोगों की जब इनकम बढ़ेगी तो लोग भी तो अपना लिविंग स्टैंडर्ड और बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। अब एक्सपोर्टिंग फर्म के लिए क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, इनसफिशियंसी ऑफ डोमेस्टिक डिमांड। अब समझ लीजिए डोमेस्टिक डिमांड को अगर मीट करने के लिए हमारे पास उतना रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाहर से चीज़ें मंगवा लेंगे, हम लोग दूसरी कंट्रीज से रिसोर्सेज को इंपोर्ट कर लेंगे तो फिर उससे हम लोग अपनी डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। टू यूटिलाइज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, अभी से ऐसे समझ लीजिए आपने कोई एक मशीनरी लगाई है, उससे आप 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन आपकी कंट्री में उसका जो 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन ही यूटिलाइज हो पाता है, तो बाकी का बचा हुआ जो 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन है वो तो वेस्ट हो जा रहा है। अगर आप यही 500 यूनिट्स को अगर बाहर एक्सपोर्ट करोगे तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप अपना जो कैपेसिटी है, आपने जो भी मशीनरी लगाई है उसकी कैपेसिटी को आप यूटिलाइज कर सकते हो। रिलेटिव प्रॉफिटेबल ऑफ एक्सपोर्ट बिजनेस, एक्सपोर्ट बिजनेस करने से प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है,
लेस बिजनेस रिस्क ड्यू टू डाइवर्सिफिकेशन। जो बिजनेस आपका आपकी कंट्री में नहीं चल रहा है, आप क्या कर सकते हो, उसी बिजनेस को दूसरी कंट्रीज में भी जाके अप्लाई करके देख सकते हो सकता है हमारी कंट्री में नहीं चल रहा तो हो सकता है दूसरी कंट्री में चल जाए। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स, अगर आप दूसरी कंट्रीज़ के साथ डील कर रहे हो तो दूसरी कंट्रीज़ की भी टेक्नोलॉजी, जब बाहर से कोई कंट्री आएगी हमारे यहाँ बिजनेस करने तो वो अपनी टेक्नोलॉजी भी तो लेके आएगी, और जब बाहर की कंट्री हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी लेके आएगी तो हमारा टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव होगा। कंट्रीब्यूट टू द नेशनल एक्सचेकर, हमारी जो नेशनल एक्सचेकर है उसमें भी कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, जीडीपी वगैरह भी हमारी की ग्रोथ होगी। एक्सपोर्ट बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, अगर कोई बहुत अच्छा एक्सपोर्टर होता है किसी कंट्री का तो वहाँ की गवर्नमेंट उसको क्या करती है, उसको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है और अदर बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती है। न्यू मार्केट फॉर ऑब्सोलीट प्रोडक्ट्स, अब जैसे आप कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके कंट्री में तो मतलब उसको अच्छे से आप सेल कर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ के लोग, आपके डोमेस्टिक मार्केट के जो लोग हैं वो इस प्रोडक्ट से बोर हो चुके हैं या फिर वो इसको परचेज कर करके थक चुके हैं, अब वो सब शिफ्ट होना चाहते हैं। तो अभी ये प्रोडक्ट आपकी कंट्री के लिए पुराना हो चुका है, लेकिन दूसरी अगर किसी कंट्रीज़ में आप लेके जाओगे तो वहाँ के लिए तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल ही नया होगा। तो इससे आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को एक नया मार्केट प्रोवाइड कर सकते हो दूसरी कंट्री में सेल करके। मिसलिनियस बेनिफिट, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, नॉर्मल सी बात है, आप इंटरनेशनल बिजनेस करोगे तो दूसरी डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ आप कोलैबोरेट कर सकोगे। बेटर बिजनेस रिलेशन, इससे आपका बिजनेस रिलेशन बेटर होगा। गुड पॉलिटिकल रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशंस भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। सोशियो कल्चरल टाइज, इससे आप दूसरों की कल्चर के बारे में समझ सकेंगे और दूसरों की कल्चर से जुड़ भी सकेंगे। ठीक है, ये था हमारा क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अब हम लोग को देखना है यहाँ पर डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल बिजनेस। इसका मतलब डोमेस्टिक का क्या सीन है, डोमेस्टिक बिजनेस का क्या सीन है और इंटरनेशनल बिजनेस का क्या सीन है। कुछ बेसिस यहाँ दिए हुए हैं, उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेशनैलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक, तो डोमेस्टिक बिजनेस में क्या होता है, यहाँ पर पीपल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वन नेशन पार्टिसिपेट इन डोमेस्टिक बिजनेस ट्रांजेक्शन। यहाँ पर जो बायर और सेलर होता है, ठीक है, मतलब जो भी उस ट्रांजेक्शन में इंक्लूड होता है, जो भी लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन में, वो दोनों मतलब वो सभी क्या होते हैं, वो सब एक ही कंट्री के होते हैं। ठीक, इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होता है, दोनों डिफरेंट कंट्रीज के होंगे। ठीक, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डोमेस्टिक बिजनेस में बायर और सेलर सेम कंट्री से होते हैं और इंटरनेशनल बिजनेस में आपका बायर और सेलर डिफरेंट कंट्रीज से होते हैं। नेशनैलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स, अब जैसे अदर स्टेक होल्डर्स जैसे आपके सप्लायर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, मिडिल मैन हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, ये सारे के सारे एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्री से नहीं, एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में यहाँ पे स्टेक होल्डर्स अलग अलग कंट्री से हो सकते हैं, जैसे कि सप्लायर्स, एम्प्लॉयज़, मिडिल मैन, शेयर होल्डर्स, पार्टनर्स, ये सभी आपके डिफरेंट नेशन से हो सकते हैं। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मोबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होना। ठीक है, तो डोमेस्टिक बिजनेस में क्या सीन होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है तो वो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाना होगा तो आपको कई सारी फॉर्मेलिटीज़, वीज़ा वगैरह और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़, डॉक्यूमेंटेशन आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कंट्री के अंदर में ही अगर कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब अगर मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में आप कुछ अगर ट्रांसफ़र कर रहे हो, कुछ भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ट्रांसफ़र कर रहे हो, लेबर या कैपिटल, तो उसमें आपको उतना कुछ प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही आपका इंटरनेशनल बिजनेस के सीन है, अगर इंटरनेशनल बिजनेस में आप लेबर या कैपिटल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हो, मतलब मोबिलिटी करना चाहते हो, डिग्री ऑफ मोबिलिटी चेक करना चाहते हो, तो फिर वो आपका इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक बिजनेस वो आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, कस्टमर हेट्रोजेनिटी अक्रॉस मार्केट्स, अब देखिए डोमेस्टिक मार्केट्स आर रिलेटिवली मोर होमोजेनस इन नेचर। अब एक ही कंट्री के लोग हैं, वहाँ का जो मार्केट है सब एक ही जैसा होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि डोमेस्टिक बिजनेस में जो कस्टमर का नेचर होता है वो आपका होमोजेनस का नेचर रहेगा, होमोजेनस नेचर रहेगा। ठीक है, और इंटरनेशनल बिजनेस में क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग हैं, तो फिर वहाँ पर लैंग्वेज का प्रेफरेंस आ जाएगा, लैंग्वेज का डिफरेंस आ जाएगा, प्रेफरेंसेस आ जाएंगे, कस्टम्स आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को एक दूसरे से अलग बनाएंगी। ठीक है, लेकिन डोमेस्टिक में चांसेस हैं कि वहाँ पर आपका बेसिक सब कुछ सेम ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिक बिजनेस वर्सेस इंटरनेशनल बिजनेस, उसी में आगे कंटिन्यू हो रहा है। डिफरेंसेस इन बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिस, इसमें क्या है सीन है,
सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस आर रिलेटिवली मोर होमोजेनस विद इन अ कंट्री। अगर आप एक ही कंट्री में डील कर रहे हो, ठीक है, बायर सेलर सब कुछ सारे के सारे स्टेक होल्डर सब सेम ही कंट्री के हैं, तो फिर वहाँ पर जो सिस्टम और प्रैक्टिस होगा वो लगभग एक ही तरीके का होगा, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होता है, अब देखिए आप क्योंकि अलग अलग कंट्रीज के साथ डील करोगे तो फिर वहाँ पर सभी चीज़ें अलग होती जाएंगी, तो ठीक है, हर कंट्री का अपना अपना सिस्टम और प्रैक्टिस होता है डील करने के लिए, तो फिर इंटरनेशनल सिस्टम का कंसिडरेबली वो डिफरेंट होगा, ठीक है, वैरी करेगा। पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क। डोमेस्टिक बिजनेस इज सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क ऑफ वन सिंगल कंट्री। अभी देखिए समझ लीजिए कोई भी कंट्री है, इसमें पॉलिटिक्स का तो सीन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब पॉलिटिक्स है तो एक कंट्री में अगर आप डील कर रहे हो तो आपको एक ही पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में सोचना पड़ेगा, उसकी पॉलिसीज, उसके रूल्स रेगुलेशंस वगैरह को समझने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर रहे हो तो फिर आप जितनी कंट्रीज में आप डील करोगे, हर कंट्रीज में आपको अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिलेगा, वहाँ की डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज के रिस्क होंगे आपको, जिसको आपको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा, तभी आप अपना इंटरनेशनल बिजनेस प्रॉपरली रन कर पाओगे। बिजनेस रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज, ठीक है, बिजनेस के कुछ रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं। सिंगल कंट्री के होंगे तो सिंगल कंट्री के पॉलिसीज़ और टैक्सेशन सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कंट्रीज़ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में डील कर रहे हो तो फिर वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अलग अलग कंट्रीज़ के सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। करेंसी यूज्ड इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अगर एक कंट्री में हैं, आप एक ही कंट्री में डील कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर आपको एक ही करेंसी, उसी डोमेस्टिक करेंसी के में ही डील करना होगा। लेकिन अगर इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व यूज ऑफ करेंसीज ऑफ मोर देन वन कंट्री, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजैक्शंस में आपको एक करेंसी से ज़्यादा करेंसी में डील करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अलग अलग कंट्री में डील कर रहे हो, ठीक है, अपना बिजनेस। तो ये था क्या, हमारा डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें हम लोगों ने कई सारे डिफरेंसेस देख लिए, ठीक है। स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्या है, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। जब भी हम लोग विजिबल आइटम्स का, यानी कि टेंजिबल आइटम्स जिसको हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं, जब उसका हम लोग एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं MEIS, यानी कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट स्कीम, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर एक है आपका सर्विस एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट स्कीम, ठीक है, SEIS, यानी कि जब इसमें हम लोग डील करते हैं इनटेंजिबल से, जिसको हम लोग देख नहीं सकते और जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, जब इन सब चीज़ों में हम लोग डील करते हैं तो फिर वो आपका SEIS में इंक्लूड हो जाएगा। जैसे क्या, आपका टूरिज्म एंड ट्रैवल, बोर्डिंग, लॉजिंग, एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स अब्रॉड इन एक्सचेंज फॉर फाइनेंशियल रिटर्न। आप क्या करते हो, फंड्स का यहाँ पर एक्सचेंज होता है, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो टाइप के हो सकते हैं, एक आपका डायरेक्ट हो सकता है और एक आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। FPI एंड FDI। लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, अभी जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कि US की है, वो क्या कर रही है, वो दूसरी कंट्रीज में जा करके अपना वहाँ पर सेटअप रन कर रही है, ठीक है। लाइसेंस या फिर यहाँ के लोगों को लाइसेंस प्रोवाइड करके यहाँ के लोगों को बोल रही है कि आप हमारा वहाँ पर ओपन करिए आउटलेट और फिर आप उसको रन करिए। जैसे आपका कोको कोला हो गया, ठीक है, मैकडोनल्ड्स हो गया। अभी आप देख रहे हो ना यहाँ पर इंडिया में कई सारी जगह मैकडोनल्ड्स ओपन है, पर क्या इंडिया की कंपनी है क्या मैकडोनल्ड्स? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैकडोनल्ड US की कंपनी है और फिर वो क्या कर रही है, वो हर जगह लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग करके अपने आउटलेट्स को बढ़ा रही है, ठीक है। ये भी आपका एक स्कोप हो गया। कई सारे हम लोगों ने चीज़ें देख ली। अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक करके ज़रूर जाना, और जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं उसके लिए आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको क्या नहीं समझ में आया। और इन केस अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो फिर आप ज़रूर वहाँ मेंशन करो। चलिए, आप सभी अपना ध्यान रखें। आई होप कि आप सभी लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा और अपने नोट्स आपने अच्छे से बनाए होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।